अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। इमरान खान साहब को अटक जेल में 2 दिन हो गए हैं। आज उनकी अपने वकला से मुलाकात हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तखत हो गई, उसके बाद उनके वकला ने एक प्रेस टॉक भी की है। इमरान खान कब रिहा हो जाएंगे, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। आज हमारा भी अपने साथियों से यही सवाल होगा कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान कब तक रिहा हो जाएंगे। दूसरे हिस्से में इंतखाबात और निगरान हुकूमत की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान और कितने दिन अटक जेल रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कब तक रिहाई मुमकिन है। मेरे साथ अंबर शमसी और आमिर अहमद खान साहब मौजूद होंगे। सबसे पहले आमिर साहब की तरफ जाता हूँ। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल। वो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा था पीर तक आ जाएंगे, तो पीर की शाम तो मैं 7 बजे आपके पास साथ बात कर रहा हूँ। पीर तक तो अभी वकालतनामा ही दस्तखत हुआ है। अब आप कुछ बताएंगे कब तक इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, इसके बाद 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने के बाद? मुज़म्मिल भाई, बात यह है कि एतजाज़ एहसन साहब यस पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट लॉयर्स में उनका शुमार ज़रूर होता है, लेकिन वो लेटली हमने देखा है कि वो जब अपनी राय देते हैं तो वो नेसेसरली वो कानूनी राय नहीं होती है, वो एक सियासी बयान ज़्यादा होता है और उसमें अंदर कानून का अमल दखल कम होता है। तो अगर मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जी वो पीर को रिहा हो जाएंगे या वो मंगल को रिहा हो जाएंगे, तो उसमें उनकी ख्वाहिश या उनकी जो सियासी ख्वाहिशात हैं वो तो ज़रूर होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक शायद ऐसा मुमकिन नहीं था और इसीलिए शायद अभी तक हुआ भी नहीं है। क्योंकि अब जिस प्रोसेस से इमरान खान को गुज़रना है, जिसके अंदर एक जगह पर वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे हक़ दिफा नहीं दिया गया, दूसरी जगह वो ये कह रहे हैं कि जी इसको ख़त्म किया जाए सारे किस्से को। 10 तारीख को जो हाई कोर्ट के अंदर उनको अगली तारीख मिली है, उसके अंदर भी जो पॉइंट्स एजिटेट होंगे वो अगर बड़ी हमने बरक़्रफ्तारी से भी ये मामला चलते देखा तो उसमें ये एक दिन में या एक शाम में या एक समात के अंदर ये मामला हल होने वाला नहीं है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम मुज़म्मिल मैं ये बात समझता हूँ कि इस वक्त अगर वो रिहा हो जाते हैं या उनको थोड़ी सी रिस्पाइट मिल जाती है, इस केस को दोबारा रेफ़र कर दिया जाता है कि इसकी असर नौ दोबारा सुनवाई हो इस केस की, वो उससे कतई नज़र कि ये उनको टेम्प्रेरी रिलीफ कितनी मिलती है। लेकिन इवेंचुअली 2 चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। एक तो ये कि अब से लेकर इंतखाबात और शायद इंतखाबात के बाद के अरसे तक भी इमरान खान साहब के लिए एक पैटर्न सेट हो गया है और वो होने वाला है और बहुत हद तक हो गया है, और वो ये कि अब उनका ज़्यादातर वक्त या तो अदालती कार्रवाइयों को भुगतने में गुजरेगा या फिर वो जेल में गुजरेगा। और वो दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हम वो देख रहे हैं कि इसका जो इवेंचुअल फ़ैसला आना है वो देखें, इस केस के अंदर आप इसको तकनीकी बुनियादों के ऊपर जितना आगे कर लें, जितना घसीट लें, वो और बात है। लेकिन जो इसका इवेंचुअल फ़ैसला होना है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासतदान के ऊपर इतना ब्लैक एंड वाइट और इतना ओपन एंड शट केस जो है वो नहीं बना जितना इनके ऊपर बना है। तो अंजाम इसका क्या होना है, वो आज से महीने बाद होता है, 2 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, वो अंजाम के बारे में मेरा ख्याल है हम काफ़ी यकीन से कह सकते हैं। जी अंबर, अब मैं अंबर की तरफ जाता हूँ। अंबर, आपका तोता कुछ बता रहा है कि इमरान खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे, कब तक जमानत मिल जाएगी उन्हें? आपने पूछा अपने तोते से? मेरे तोते से मैं क्या पूछूंगी, जाहिर है इस वक्त यही कहा जा सकता है कि एक पूरा अमल होना है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है इमरान खान साहब के वकला ने, अब वो कब तारीख सेट होती है, उस पर क्या फैसला आता है। और हमें ये याद भी रखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ तोशा खाना का एक केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, दीगर केसेस भी हैं जो अगले कुछ 6 महीने में आपको नज़र आएगा कि वो वहाँ भी कुछ इख्तिताम पज़ीर होंगे। जाहिर है इस केस में रिहाई, अभी तो फौरी रिहाई की बात है, फौरी रिहाई कब तक होगी? चले फौरी रिहाई भी मैं अब आप इतने बड़े वकील हैं एतजाज़ एहसन साहब, वो गलत साबित हो गए तो अब मेरा तोता तो एक चिड़िया तोता ही है ना, मतलब एक जस्ट अ बर्ड, वकील तो नहीं है तो वो और क्या बता सकता है। जो अभी नजर आ रहा है वो यही है कि फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है कि जल्द रिहाई होगी, लेकिन इसलिए क्योंकि
जो आपने देखा कि आज भी वकील जो वकला की टीम है इमरान खान साहब की, उनका क्या दावा? उनका दावा था कि आज उनको मौका मिला कि वो अपने मौकल से बात करें, फिर उनको पावर, फिर भी उनको इंतज़ार करवाया। बाय द टाइम उनको पावर ऑफ अटर्नी मिली कि वो जाकर अपील दायर करें, तो बहुत देर हो चुकी थी। तो उसका यही मतलब, जो ये इंतज़ार करवाया गया है, जो ताख़ीर है, उसका यही मतलब है कि इतनी जल्दी रिहाई मुश्किल है कि होगी। ठीक है अंबर, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी राय ये दे सकता हूँ कि इमरान खान साहब कल अपील दायर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि सज़ा को मुअत्तल करके उनको बेल दी जाए। लेकिन ना जी, नवाज़ शरीफ साहब को 10 साल कैद हुई थी, तो 2 महीने 13 दिन बाद वो बाहर आ गए थे, हालांकि वो दौर और था। और मरियम नवाज़ को भी 7 साल कैद हुई थी, वो भी कोई 2 माह बाद बाहर आ गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान साहब शायद चंद दिन में बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एक तो सज़ा 5 साल से कम हो तो पाकिस्तान के कानून में ये है कि आपकी अपील पर सज़ा मुअत्तल हो जाती है। कम सज़ा है 3 साल है, और 5 साल से कम सज़ा में बेल का व्यू लीनियंट लिया जाता है यूजुअली। और उस तरह अगर वो अपील दायर करेंगे तो बाकी सब चीज़ें चलती रहें, सज़ा मुअत्तल होकर बेल होने के कानूनी इम्कानात ज़्यादा हैं। मैं सियासी इम्कानात की बात नहीं कर रहा, लीगल राइट उनका ये बनता है कि जब वो अपील दायर करें, कल वो फिक्स हो जाए 10 के लिए, 12 के लिए, 8 के लिए, जब भी वो कल दायर करेंगे। 10 को ऑलरेडी फिक्स है तो 10 को दोबारा सारे इकट्ठे लग सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यौम आज़ादी से पहले या उससे के 1-2 दिन बाद वो बाहर आ सकते हैं। इतनी लंबी इस केस में उनको अंदर रखना मुमकिन नहीं होगा, आपको फिर कोई और केस में उनको सज़ा देनी होगी। फ़िलहाल अपील होगी, अब वो अपील में सज़ा बहाल हो जाए तो वो दोबारा जेल चले जाएंगे। लेकिन जो ही अपील दायर करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़मानत उनका राइट हो जाएगा और उनको ज़मानत मिल सकती है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत लेके बाहर आ जाएंगे। बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर प्रोग्राम को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशाद नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से और रिहाई के हवाले से। आमिर साहब, अगर वो जल्दी बाहर आ जाते हैं, सियासी फतह होगी, मोमेंटम मिलेगा? क्योंकि अंदर जाने से तो डिप्रेशन आया, उन्होंने कहा रेड लाइन अबूर हो गई, सज़ा हो गई, जो वो एक नैरेटिव था रेड लाइन का वो सारा ख़त्म हो गया, अटक जेल जाके बंद कर दिया, C क्लास दे दी, कोई एहतजाज नहीं हुआ पाकिस्तान में। लेकिन आप समझते हैं अगर 5-7 दिन में, 10 दिन में वो रिहा हो के बाहर आ जाते हैं तो सियासी फतह होगी, दोबारा मोमेंटम मिलेगा? मुज़म्मिल, यहाँ पर ये जहन में रखना मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़रूरी है सबके लिए कि ज़्यादा अहम मामला क्या है, उनका जेल से जल्दी बाहर आ जाना या उनको जो नाअहल किया गया है वो फैसला जो है वो वापस होना या उसका कालादम करार होना। मैं नहीं समझता हूँ कि जब अगर ये नाअहली की तलवार उनके सर पर लटक रही है, जब तक उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, मैं नहीं समझता हूँ कि उनका चंद दिनों के अंदर बाहर आ जाना या चंद हफ्तों के अंदर बाहर आ जाना और फिर वो तकनीकी बुनियाद पे, जिस तरह से अभी तक हमने देखा है, ये उनकी एक लीगल स्ट्रैटेजी भी है जिससे वो अपने ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात का सामना कर रहे हैं कि तकनीकी बुनियाद पे किसी चीज़ को घसीटते रहना, आगे जाते रहना, इसमें उनकी किसी किस्म की सियासी फतह है। हाँ, वो थोड़े अरसे के लिए नारेबाजी ज़रूर होगी, PTI वाले कहेंगे कि देखा जी हम तो पहले ये कहते थे, और देखें यहाँ तक उनकी बात दुरुस्त भी होगी कि वो अंग्रेज़ी के अंदर वो कहते हैं कि द अक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, राइट। और इमरान खान के मामले में तो हमने इसकी एक्सट्रीम्स देखी हुई है ना, कि कहाँ आला अदलिया के वो इतने फेवरेट चाइल्ड कई दफ़ा हमें नज़र आए कि जो रिलीफ उन्होंने नहीं भी मांगी वो भी उनको दी गई। लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल बरक्स ऐसा हुआ है कि आप किसी का हक़ दिफा नहीं ले सकते जी, उसको जितनी देर लग जाए। हमने पहले भी सियासी लीडर्स की यहाँ पर कन्विक्शंस देखी हैं, बहुत देर लगती है उनको,
और वो इसी तरह से तकनीकी बुनियादों पर आगे घसीटते रहते हैं, लेकिन अदालत को उनको हर मुमकिन दिफा का मौका देना पड़ता है। तो यहाँ तक तो हमें पता है कि ये जो हुआ है वो शायद जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनके मुताबिक नहीं हुआ। लेकिन सियासी फ़तह की अगर हम बात करते हैं तो देखें वो तो तभी होगी जब वो कहें कि नहीं जी ये सारा ये तोशाखाना केस जो है ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, और ना तो इसकी बुनियाद के ऊपर उनको नाअहल करार दिया जा सकता है, ना कोई और सज़ा दी जा सकती है। असल इशू उनके लिए उनकी इंतखाबी नाअहली का है, और जब तक उसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता, मेरा ख्याल है कि अगर उनकी पार्टी या कोई और ये कहेगा भी कि जी वो जेल से बाहर आ गए तो वो उनकी सियासी फ़तह हो गई है, तो ये सवाए नारेबाजी की और कुछ नहीं होगी। अंबर, अगर ज़मानत हो भी जाए तो नाअहली तो बरकरार रहेगी। फिर आप भी समझती हैं कि जेल से बाहर आना सियासी फतह नहीं होगी, नाअहली कायम रहे तो सियासी शिकस्त ही रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल में कि सियासी फतह तो ज़रूर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छी तरह समझती है कि जब किसी की भी चीज़ को किसी भी काम में वो किस तरीके से अपना मफाद निकाल सकते हैं, एक पॉजिटिव स्पिन दे सकते हैं। अब आप देखें कल ही जो तहसील काउंसिल के इंतखाबात हुए थे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में एक जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका कितना मोराल बूस्ट हुआ, वो कितने मुतहरक हो गए दोबारा से सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, और ख़ास तौर पर जब एक दिन कबल इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको इंतखाबात, ठीक है छोटे सतह का इंतखाब था लेकिन फिर भी वो इंतखाबात में उनको फतह हासिल हुई, तो किस तरह से उन्होंने इसका ढंढोरा पीटा। तो जाहिर है अगर इमरान खान साहब, ये एक वजह है। फिर दूसरी वजह मैं कहूँगी कि अब आप उसका रद्द-ए-अमल भी देखें। शाह महमूद कुरैशी साहब का कितना एक होम्योपैथिक किस्म का एक बयान उनका आया सामने, जिस किस्म के हमने एहतजाज देखे। मेरे ख्याल में कि लंदन में यूनिवर्सिटी हॉल में जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ ज़्यादा पुरजोर एहतजाज हुआ था बजाय कि पाकिस्तान में। तो ये भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ना हो, और ये हमें मालूम है, तो फिर पार्टी जो है वो कुछ भी नहीं रहती। वो खुद भी कहते हैं और पार्टी वर्कर्स भी कहते हैं इमरान इज़ PTI एंड देयर इज़ नोबडी एल्स। तो ज़ाहिर है अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से मुतहरिक करेंगे, उनका स्पिन मशीन जो है वो चलेगी और फिर वो अपनी हिदायत देंगे, तो मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा। लेकिन मैं जो आपसे भी सवाल करना चाह रही हूँ मुज़म्मिल, क्योंकि आप हमसे सवाल कर रहे हैं, कानूनी तौर पे तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब मरियम नवाज़ साहिबा हों या नवाज़ शरीफ हों, उनके मुकाबले में जल्द उनको रिहाई मिल सकती है। लेकिन आपने दूसरी तरफ कहा था कि सियासी तौर पर, अब आपका लगता है कि ये दोनों में तज़ाद है कि सियासी तौर पर फ़ायदा नहीं होगा उनकी जल्द रिहाई हो, लेकिन कानूनी तौर पर बनती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो उनके वकील नईम पंजोता साहब हैं, उन्होंने जो बाहर निकल के गुफ्तगू की उसमें एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है कि मैं तमाम इख्तियारात कोर कमेटी को दे के आया हूँ और किसी एक बंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है। इसका मतलब है वाज़े किया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार कोर कमेटी के पास है। और ये भी उन्होंने कहा था मुज़म्मिल, उन्होंने ये भी कहा था कि हर मेरी मुशावरत से होगी, और कोर कमेटी भी कोई फैसला खुद नहीं कर सकती, उसने भी मुशावरत करनी है। इसका मतलब है वो जाती दफ़ा किसी को कोई इख्तियार नहीं दे के गए, तमाम इख्तियारात उनके पास हैं, चाहे वो अटक जेल की C क्लास में है, B क्लास में है। कोर कमेटी भी कोई फ़ैसला लेने की, मुशावरत के बगैर लेने की पोजीशन में नहीं है। और जो हम लोगों का ख्याल था या एक नैरेटिव था कि जी इमरान खान जेल में जाएगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब की लॉटरी निकल आएगी, वो फिर चेयरमैन बन जाएंगे, वो उनके पार्टी उनके हाथ में आ जाएगी, तो वो तो आज नईम पंजोता साहब ने उस गुब्बारे में से हवा निकाल दी ना कि इख्तियार इमरान खान के पास ही होगा, कोर कमेटी भी मुशावरत के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे तो इमरान खान अपनी जगह किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये जगह नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को दी, बेनज़ीर ने अमीन फ़हीम को दी जब वो एग्ज़ाइल में थी, तो इमरान खान साहब तो अभी मेंटली इस पोजीशन में नहीं है कि वो दें। लेकिन आगे जाके क्या होगा ये अपनी जगह एक बात है, लेकिन अभी वो सियासी तौर पे अपनी जगह नहीं देना चाहते और ख़ुद को वो एक पॉलिटिकल प्लेयर समझते हैं। नहीं, लेकिन मुज़म्मिल इसका ये तो नहीं मतलब ना कि सियासी तौर पे वो जगह नहीं दे रहे तो उनकी रिहाई जल्दी हो जाएगी। मेरा सवाल तो ये था कि आपने ये बताया कि क्योंकि 3 साल की ज़ाहिर सज़ा है, इसकी वजह से जल्द रिहाई हो जाएगी, लेकिन आपने साथ साथ ये भी तो कहा था ना कि सियासी तौर पर मैं कह नहीं सकता। देखिए, सियासी तौर पे मैंने ज़रा महफूज होकर बात की क्योंकि शो है और फिर आमिर साहब का हमें एहतराम भी रहता है। मतलब मैं किसी जुडिशल एक्टिविज़म मेरा मतलब है अगर कोई गैर मामूली
इक़दामात ना किए जाएं तो ज़मानत कानूनी तौर पे हो जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर ज़मानत को रोकने के कोई गैर मामूली इक़दामात ना किए जाएं जो पाकिस्तान में किए जा सकते हैं, किए गए हैं, तो वो फिर 15 दिन की डेट भी डाल सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। क्यों आमिर साहब? वेरी क्विकली मुजम्मिल, लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये हमें हर वक्त ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि यहाँ पर एक पाकिस्तान के एक, आप उनसे इख्तलाफ करें या उनसे इतफाक़ करें, वो एक मकबूल लीडर हैं पाकिस्तान के। यहाँ पाकिस्तान के चंद मकबूल लीडर्स में से एक हैं, ठीक है, अगर हमने महफूज रहकर ही बात करनी है तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि यहाँ पर जो चीज़ एट स्टेक है वो इमरान खान साहब की का सियासी मुस्तक़बिल है। वो उनके अगले चंद हफ्ते या अगले चंद माह जो हैं वो नहीं हैं, और वो अपने सियासी मुस्तक़बिल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखें, ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बड़ी मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से भी आप अपनी जीत का रास्ता निकाल सकते हैं, और बेशक आप बड़े अच्छे हालात में भी हों तो अगर आप अपनी सियासत को सही ना रखें तो आप उसमें से अपनी शिकस्त जो है वो क्राफ्ट कर लेते हैं वो सारे, और ये हमने देखा हुआ है इमरान खान साहब के अपने ही केस में देखा हुआ है। सो यहाँ पर जो की इशू है वो इमरान खान साहब का जो है वो पॉलिटिकल फ्यूचर है, जिसको वो बेशक उनको सज़ा हो जाए, वो बेशक उनकी नाअहली भी हो जाए, उसके बावजूद भी वो किसी ना किसी तरह से अपनी सियासत को ज़िंदा भी कर सकते हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की सियासत हमने अभी तक उनको करते हुए देखा है वो उसमें लगता यही है कि ये केस, इसका फ़ैसला आज हो या आज से 6 महीने बाद हो या साल बाद हो, वो शायद अगर अपने आप को एट द सेंटर ऑफ पीटीआईज़ पॉलिटिक्स रखेंगे तो फिर शायद उनका सियासी मुस्तकबिल के बारे में भी ये कहना आसान है कि उसका कोई बहुत ज़्यादा हमें उसके अंदर दुआम या बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी हमें नज़र नहीं आएगी। चलें अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। काफ़ी डिस्कस कर लिया ये सब कुछ हमने, तो 2 दिन रह गए। कौमी असम्बली के जाने में मरदमशुमारी जो है वो मंजूर कर ली गई है इत्तफाक़ राय से। निगरान वज़ीर आज़म आने वाला है और अंबर को तो ज़रूर निगरान वज़ीर आज़म का नाम पता होगा, किसी ने बताया हो या ना बताया हो, तोते ने ज़रूर बताया होगा। तो अंबर निगरान वज़ीर आज़म और इंतखाबात कब होंगे? 2 सवाल हैं लोगों के पास आजकल, एक ये कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और एक ये कि इंतखाबात कब होंगे। अगर आप ये दोनों सवालों के दुरुस्त जवाब देंगी तो आप हिट हो जाएंगी। अच्छा, यानी कि मैं फ्लॉप होने के लिए तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि निगरान वज़ीर आज़म खातून नहीं होंगी। अच्छा फ्लॉप हो गया क्योंकि मुझे इतना पता है कि खातून नहीं, ये खातून नहीं। इतना पता है राना सनाउल्लाह साहब, जाहिर है उन्होंने दो शख्सियात का जिक्र किया था, एक हफीज शेख जिनका पहले भी नाम गर्दिश कर रहा था और दूसरा एक जज की बात हो रही थी। अब यहाँ भी आप देखिए बहुत दिलचस्प एक मुझे बार बार हैरानगी हो रही थी कि कितना इस वक्त प्रोटेक्ट किया हुआ है, महफूज रखा हुआ है। बहुत सारे नाम गर्दिश करते रहे लोग, अपने ज़ाहिर सीवीज़ भी पेश करते रहे, अहम लोगों से मुलाकातें भी करते रहे, और इस वक्त तो ये मजाक चल रहा है कि लगता है कि मुजम्मिल साहब आप ही शायद एक उम्मीदवार हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए। इस्लामाबाद लाहौर में तो बस यही बात हो रही है। लेकिन आई थिंक इसकी सीक्रेसी, इसको इतना खुफिया रखना, वो भी जब असेंबलियाँ तहलील होने लगी हैं, इसी हफ्ते हो जाएंगी, बात ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में कि ये बड़ा आई थिंक मज़ेदार इसका मतलब यही है कि ये नाम अहम भी बहुत होगा, और इससे ये भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि सियासी जमातें अपने पास कितनी ताकत रखना चाह रहे हैं और कौन ज़्यादा हावी होगा। क्या जो ताकतवर हल्के हैं उनके जो पसंदीदा नाम हफीज शेख साहब तो ताकतवर हल्कों का नाम हुआ ना, वो तो सियासी जमातों का नाम ना हुआ, इसीलिए वो राना सनाउल्लाह साहब ने तो नाम दे दिया ना, तो वो तो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल अक्रॉस द बोर्ड है। पर आप देखें कि इस वक्त भी यही बात हो रही है कि जो सियासी जमातें उनके जो तजवीज़ करदा नाम है वो जाहिर नहीं हुए। तो ये तो सवाल जो है मैं फ्लॉप हो जाऊंगी, लेकिन ये मेरा जवाब है। दूसरी तरफ
अगर अगर आप इंतखाबात और उसका वक्त की बात करें, देखिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास हुआ था, वो अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं और कल इजलास जिससे तय होगा कि इसका कितना वक्त होगा। अभी तक ये इशारे मिल रहे हैं, वो उस वक्त पिछली दफ़ा मैंने कहा था ना जुगाड़ निकाला जाएगा कि डिजिटल सेंसस की जो पेचीदगियाँ नज़र आ रही थी उसमें उन्होंने निकाल दिया। लोग बहुत सारे लोग जो मई में जब आपको इनिशियल रिजल्ट्स आए थे डिजिटल सेंसस की, उस वक्त जितनी तादाद पॉपुलेशन की आबादी की थी, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान की दी गई थी, 7 मिलियन लोग ऐसे ही उड़ा दिए, गायब हो गए। इतनी ज़बरदस्त तवाज़ुन के साथ आबादी में इजाफा हुआ है कि आपको सीटों में तब्दीली की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आपको फिर भी हल्का बंदियाँ उस अमल से तो गुजरना है और वो थोड़ा सा वक्त तो लगता है। जो माहिरीन है और मैं उनसे इत्तेफाक करती हूँ कि आप अक्टूबर नवंबर से तक तो मुश्किल है कि आप ये जो हल्का बंदियों वाला 2023 में हो जाएंगे, चलिए इतना ही बताते हैं, 2023 में हो जाएंगे। इंतहाई मुश्किल लग रहा है, इंतहाई मुश्किल। देखें आमिर साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं कुछ थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर करना चाहता हूं। सीटों में रद्दोबदल मुमकिन नहीं है। प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स को आर्टिकल 106 का गाइड करता है कि किस सूबे की प्रोविंशियल असेंबली में कितनी सीटें होंगी, और आप 106 में अगर पंजाब की सीटें बढ़ानी है, कम करनी है पंजाब की सूबाई असेंबली की सीटें, तो आपको 106 अमेंड करना पड़ेगा। कौमी असेंबली की सीटें बढ़ानी है, कम करनी है, आपको आर्टिकल 51 अमेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई नई सीटें, कोई सीटों की तादाद में रद्दोबदल नहीं करना है, उसने रैशनलाइजेशन ऑफ वोट्स करनी है। आप कह दें कि किसी हलके में 8 लाख हैं, किसी में 5 लाख हैं, तो उसने बराबर 6-6 लाख पे हलके ले आने हैं। और ये रैशनलाइजेशन ऑफ वोट्स है, क्योंकि अगर पंजाब में 144 कौमी असेंबली की सीटें हैं तो 144 ही रहनी है, कोई इतनी बड़ी आपने तादाद में तब्दीली तो करनी नहीं है। लिहाजा इसमें कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि नए हलके तो बनने नहीं है, उन्हीं हलकों में आप कुछ आगे पीछे करना है आपने, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत लंबा काम नहीं होगा। बजाय के सिंध के 7 हल्के बढ़ जाते, पंजाब के 7 कम हो जाते, बलूचिस्तान के बढ़ जाते, तो उसके नतीजे में तो बिल्कुल नई हल्का बंदियाँ तादाद ही बदल जाती और सब कुछ हो जाता। तो ये सेंसस इसमें चूँकि आइनी तरमीम नहीं हुई है, लिहाजा आप सीटों की तादाद नहीं बदल सकते, NFC नहीं बदल सकते, तो कोई रैशनलाइजेशन ऑफ वोटर्स ही आप कर सकते हैं हल्कों में कि वोटरों की तादाद बराबर हो जाए, वो भी जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी करेंगे। आप सेंसस के फिगर्स पे तो नहीं कर सकते हैं, सेंसस में तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग भी गिने हैं जो वोटर्स नहीं हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाए और कहीं जाए तो कोई बहुत लंबा इंतखाबात में इल्तवा का शिकार किया जा सकता है। 90 दिन लें तो 9 अगस्त से 9 नवंबर बनते हैं, इलेक्शन शेड्यूल 54 दिन का बनता है, 6 हफ्ते इसमें ये डालने हैं। अब वो 6 हफ्ते आपने 54 दिन में डालने हैं या 90 दिन में डालने हैं, मैं 90 दिन में भी डाल लूँ, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ दिसंबर से आगे आप इस खेल को लेके जा सकते हैं। 9 नवंबर से 6 हफ्ते डालेंगे, 9 दिसंबर और आगे 2 हफ्ते डाल लेंगे, 15, 9, 21 कर लेंगे, तो कोई 25 दिसंबर को इंतखाबात कराने पड़ जाएंगे। तो आमिर साहब कोई कानूनी रास्ता तो नहीं नज़र आता कि अगर अंबर ने कहा है कि उसे 2023 में इंतखाबात नज़र नहीं आते, मुझे 2023 से आगे जाते नज़र नहीं आते हैं। आमिर साहब पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक 2 लाइनों में बात कर लूं। हाँ, आपने कहा 2023 में आप क्या हसीन सोल्यूशन ढूंढा है कि क्योंकि शोर मच रहा था MQM की तरफ से, इत्तेहादियों की तरफ से, और जाहिर है एक डिजिटल सेंसस हुआ है, पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होना जो भी था गलत था, लेकिन क्या खूबसूरती से एक हल निकाला गया है कि आपको 2/3 अक्सरियत की भी जरूरत नहीं है, बड़े तवाजुन के साथ हर तरफ आबादी बढ़ गई है, ज्यादा डिलिमिटेशन भी नहीं करनी। चले आप सेंसस पे अलग शो कर, वो स्मार्टनेस अपनी, आपको 4 महीने पहले फिर भी इलेक्शन से पहले तो आपको नोटिफाई करनी होती है ना हल्का बंदियां। चलें, अब वो तो वंस, वो 51(5) में लिखा है कि वंस नोटिफाइड तो उसके तहत होना है। तो आमिर साहब आपने अंबर की बात भी सुन ली, मेरी भी सुन ली, अब आप जज हैं, आप बता दें कि आपको क्या हल नजर आता है। वो कहती हैं 2023 में नहीं नजर आता, मुझे लगता है 2023 से आगे जाते नजर आता है। कुछ भी हो सकता है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान के किसी सियासी मामले के ऊपर जज बनने को तैयार नहीं हूँ, तो मेरी माजरत ये नहीं, हम दोनों का तस्फिया तो करा देना, पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, मैं पिछली दफ़ा भी जब हमारी बात हुई थी तो
अंबर के यही खदशात थे जिसका आज वो इजहार कर रही हैं। पिछली दफ़ा भी अंबर ने यही कहा था कि मुझे नहीं वक्त के ऊपर इलेक्शन होते नज़र आ रहे। मेरी पिछली दफ़ा भी ये मैं तो अभी भी यही समझता हूँ कि शायद ये वक्त पे हो जाए, और इसकी एक वजह है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई 7वीं 8वीं इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। ये 1988 से बाद का अगर आप अरसा देखें, उसके अंदर विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ मोइन कुरैशी साहब, बाकी जो जिस तरह के केयर टेकर वज़राए आज़म आए हैं, अगर आप उनको देखें तो ना तो वो अपनी इंतज़ामी काबिलियत के लिए बड़े मशहूर थे, ना वो अपने किसी पॉपुलैरिटी या अपने वाइड बेसिस की वजह से बड़े मशहूर थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के ऊपर जो इंटरिम सेटअप होता है ना, उसका अपना, जब तक कि कोई दूसरी ताकत उनको पुश ना करी, उनका अपना कोई बहुत ज़्यादा असर रसूख नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई आई फील कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो बेशक अभिषेक साहब हों, जो कि एक टेक्नोक्रेट हैं जिनका स्पेशलाइजेशन जो है वो इकॉनमी है। सो आई डोंट थिंक कि उनको इस्तेमाल करके इसको बात को बहुत ज़्यादा अरसे तक आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है जी कि इंतखाबात का वक्त पर होना जो है ना, ये जितनी भी तकनीकी, और मैं यहाँ पर मुज़म्मिल साहब आपकी बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि देखें, इलेक्शन कमीशन ने अगर सिर्फ डिलिमिटेशन में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करनी है ना, तो उसके लिए बहुत वक्त है। वो ये भी कह सकते हैं, आपने कहा ना कि वो रैशनलाइज़ करना है, ज़रूरी नहीं होता, ये कोई कानूनी पाबंदी नहीं, ये एक प्रेफर्ड आइडियल सिचुएशन ज़रूर होती है, लेकिन ये कोई कानूनी पाबंदी नहीं होती। इस वक्त भी अगर आप मौजूदा हल्का बंदियाँ भी देखें तो पाकिस्तान की एक नेशनल असम्बली की सीट है जिसमें 3.5 लाख वोटर्स हैं टोटल, और एक उनकी सीट है जिसके ऊपर 11 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स हैं उसके अंदर। तो ये नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग हल्का बंदियाँ हैं वो बड़ी रैशनलाइज्ड हैं। ये चीज़ जो है, इसको इंतखाबात को डिले करने का बहाना बनाया, अगर बनाया जाए तो पाकिस्तान में तो कुछ भी चीज़ बहाना बन सकती है ना, अगर इंतखाबात को आपने आगे लेके जाना है, लेकिन अगर वो बनाया जाएगा तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जी कि हर चीज़ का कोई ऑब्जेक्टिव होता है। मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी के अंदर ये सेंसस को नोटिफाई करना जो है ना, ये कोई नेक नीति से नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ मुझे भी नहीं समझ आ रही मुज़म्मिल साहब, वो ये है कि अगर इसके पीछे नेक नीति नहीं है तो वो बदनीति जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बदनीति का तो कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसीलिए आप बदनीति दिखाते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल फेयर अंदाज से चलें, क्योंकि इस इलेक्शन के डिले होने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर उनका ख्याल, किसी का ख्याल है कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना महाज मजबूत करने में या इमरान खान को सियासी तौर पर कमज़ोर करने का उनको ज़्यादा मौका मिल जाएगा, लेट्स नॉट फॉरगेट जी, जितने दिन ये इलेक्शन डिले होते हैं ना, और इमरान खान बेशक जेल में हैं या जेल से बाहर, उतना ही उनकी सियासत जो है वो मजबूत होती नज़र आती है। चले, मुझे ब्रेक लेनी है। ऑब्जेक्टिव ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स हैव अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। रिजवाना जो मासूम बच्ची जो एक जज साहब के घर काम करती थी, जिसको बुरी तरह मारा पीटा गया, जज साहब की अहलिया आज अदालत से गिरफ़्तार हो गई हैं, उनकी ज़मानत कैंसिल हो गई और अब वो भी जेल में हैं। तो बहरहाल हमारे मुल्क में ये घरों में मासूम बच्चों को मुलाज़म रखना, उनसे काम लेने का एक ट्रेंड मौजूद है। पढ़े लिखे लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिससे बड़े कोई अनपढ़ लोग ये काम करते हैं, मैंने तो बहुत पढ़े लिखे एलीट क्लास और जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं उनके घरों में भी मासूम बच्चों को बतौर मेड और बतौर घरेलू मुलाज़म काम करते देखा है। ये हमारा मुल्क में एक कल्चर है और इसको भी ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। मासूम बच्चों से घरों में काम नहीं लेना चाहिए, सिर्फ़ जो बालिग लोग हैं जिनको काम करने की उम्र है उनसे काम लेना चाहिए। ये बच्चे सस्ते वर्कर होते हैं, ये आम आदमी से कम तनख्वाह लेते हैं। अगर आपने ख़ुद काम नहीं करना और आप मेड की सहूलत लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम वेज देनी चाहिए, वो भी नहीं दी जाती। तो बहरहाल बहुत से मसाइल हैं इसमें, एक रिजवाना नहीं है। मैं कहूँ कि हर अमीर घर में कोई ना कोई रिजवाना मौजूद है और ऐसी रिजवाना हर घर में मौजूद है जिसको स्कूल में होना चाहिए, वो उनके घर बर्तन, कपड़े और सफाइयाँ कर रही है।
और इस पर कानून भी खामोश है। शायद अमीरों के घरों में काम कर रहे हैं, मुजाहरे भी तो हमारे यहाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अर्बन सोसाइटी में, शहरों में, DHAs में, बहरियाज में, अमीर इलाकों में ये कल्चर ज़्यादा है और पैसे वाले लोग ये काम ज़्यादा करते हैं। बहरहाल आज जज साहब की अहलिया गिरफ़्तार हो गई, बहुत शोर मचाया हमने उस पर, नहीं वरना पहले तो ज़मानत मिल रही थी उन्हें। अंबर, आप इस मसले का मुस्तकिल हल क्या समझती हैं? एक रिजवाना की बात तो नहीं है, हर घर में रिजवाना मौजूद है, मगर इस केस से ज़ाहिर दिल क्यों हिलता है? उसकी उस बच्ची पर जो चोटें जो लगाई गई थी, आप देखिए कि चाहे उसके गले पर हो वो स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे, उसकी नज़र आ रहा था उसका जो रिब्स टूटे हुए थे, उसको जब एग्जामिन करते थे वो कैसे चीखती थी। और फिर उसके ऊपर जज जो जजमेंट जो सजाएं देते हैं कानून की खिलाफ वर्जी की, और ख़ुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इंसानी हुकूक चले आप छोड़ दें, अगर आप फिर भी आपको ये नहीं समझते कि एक छोटी सी बच्ची जिसको आप 10,000 की तनख्वाह पर रख रहे हैं, अपने ख़ानदान से वो दूर है और आप काम करवा रहे हैं, ऊपर से मार रहे हैं, इंसानियत का ये जो एक मैं कहूँगी कि आप देखिए कि अच्छा रिजवाना के केस तो अभी आया है ना, ये 2023 की बात है। तैयबा का केस देख लें, ये 2017 में आया था, उसके बाद रुका कोई, वो सज़ा भी हुई थी, 1 साल की सज़ा मिली थी। उस वक्त भी जो तैयबा के ख़ानदान जो वालिदैन थे वो चाह रहे थे कि सुलह हो जाए, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो ले लिया था और फिर उनको सज़ा हो गई थी 1 साल की। लेकिन अब इसका मुस्तकिल हल तो ज़ाहिर है ये है कि हम तवक्को करते हैं कि सज़ा सख्त से सख्त हो जाए, उसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी भी ज़ाहिर है एक सेटिस्फैक्शन तो मिल रही है कि जो उन्होंने ज़मानत मांगी हुई थी उनको नहीं मिली और वो आगे केस चलेगा और सज़ा होगी वगैरह वगैरह। लेकिन अल्टीमेटली तो फिर आपको बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में कि उससे आपका कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हुए हैं, अदलिया है, मुआशरा है, उसी की अक्कासी करते हैं ना। तो अगर आप बच्चों को महफूज नहीं रख सकते, आपके पास कितने क़वानीन हैं और मज़ीद कानून साजी की शायद ज़रूरत होगी, लेकिन मैं कहूँगी कि उससे फ़ायदा नहीं है जब तक आप बच्चों को जो इनकी चाइल्ड सेफ्टी होती है वो आपके ज़ाहिर है वो भी इदारे मौजूद हैं, कमीशंस भी मौजूद है, वो इंश्योर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में कि आगे मामला नहीं चलेगा। और ज़ाहिर है एक प्रोग्राम का वक्त कम है। आमिर साहब, आप मसले का हल क्या देखते हैं? जज साहब की अहलिया का जेल जाना काफ़ी है, सोसाइटी की फतह है, इंसाफ की जीत है, या कुछ और भी करना चाहिए? नॉट एट ऑल जी, नॉट एट ऑल मुज़म्मिल। ये मैं अंबर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, ये कह के ये एक बच्ची पे तशद्दुद का मामला ही नहीं है जी, ये हमारी रियासत का हमारे बच्चों के साथ रिश्ते की अक्कासी है। ये जो उसके साथ हमने होते देखा है, जिन हालात में होते देखा है, जिसके अंदर मुजरिम कौन, मुजरिम वो जज भी जो कि ख़ुद लोगों को इंसाफ कराने के लिए बैठा हुआ है, उसके घराना वो लोग जो कि उस बच्ची को लेके आए वहाँ पर नौकरी के लिए, इस कामसिन बच्ची को, उसके वालिदैन जिन्होंने उनको भेज दिया इस काम के लिए। सर ये इसमें कुछ भी सही नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ एक बच्ची पर तशद्दुद किया गया, उसकी वजह से तो ये मामला सिर्फ सामने आया है ना, लेकिन इस सारी सी सूरत हाल के अंदर कुछ भी सही नहीं है। और अगर उसको सही करना है तो देखें कुछ तो उसके ऑप्टिक्स हैं। आपको यू हैव टू इंश्योर नाउ कि ये बग़ैर किसी किस्म की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के ये मुकम्मल शफाफ तरीके से इसका फौरी मतलब जितनी जल्दी कानून के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जल्द अज जल्द इसका फ़ैसला हो। लेकिन उसके साथ वो मामला ख़त्म नहीं होगा वहाँ पे। उस फैसले के साथ साथ ये एक डिबेट इस माशरे के अंदर शुरू हो। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक हुकूमत ठीक कर सकती है, जिसको स्टेट जो है वो ठीक कर सकती है। इस माशरे के अंदर आप जैसे लोग, मोहम्मद साहब, हमारा मीडिया जो है उसको चाहिए कि वो थोड़ा सा वक्त निकाले ना, ज़रा इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये वो सारा इंतखाबात, इससे ज़रा परे हटे और ये जो सीरियस इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, इसके अंदर एक डिबेट जनरेट करे कि भाई क्यों, क्या वजह है
कि हमारा मुल्क जो है उसके अंदर इम्प्यूनिटी के साथ माइनर्स जो हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है। माँ बाप खुशी खुशी जो है वो शुक्र अदा करते हैं। बहुत सारे ख़ानदानों के बारे में, गरीब ख़ानदानों के बारे में ये कहा जाता है बाकायदा यहाँ पे कि जी वो तो बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि अगर बच्चा 11-12 साल का, 10-11 साल का हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो कमाई शुरू कर देता है यहाँ पे। सारा इस सारी चीज़ को री एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है। और ये वाक़या जो है, यही मौके होते हैं रियासत के पास भी, दानिश्वरों के पास भी, मीडिया के पास भी, लेजिस्लेटर्स के पास भी, यही वक्त होता है और यही मौके होते हैं किस तरह की बहस को शुरू किया जाए ताकि आमिर साहब बहुत शुक्रिया पैदा किया जा सके। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बहरहाल मैं एंड पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए चंद सवाल रखना चाहता हूँ कि अगर ये किसी सियासतदान के घर वाक़या हुआ होता तो क्या होता? कोई ब्यूरोक्रेट होता तो क्या वो मुअत्तल ना हो जाता, नौकरी से ना निकल जाता? कोई सनतकार होता तो क्या होता? जज साहब के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने? उनके घर पे सब कुछ हुआ, उन्हें इम्प्यूनिटी कैसे है? सो मोटिव क्यों नहीं हुआ? इतने दिन ज़मानत कैसे रही? हमने इंसाफ की ताख़ीर भी देखी और हमने कुछ कमी को ताया। चीफ जस्टिस साहब ख़ुद क्यों नहीं उस बच्ची को देखने गए? एक जज के हाथ से ज़्यादती हुई थी। लिहाजा ये बहुत से सवालात हैं जो करने चाहिए और मेरे ख़्याल में कहीं ना कहीं से उनका जवाब भी आना चाहिए। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।